हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। सबसे पहले मनुष्य को बोलना और लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जब पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, तब जब मनुष्य आया तो उसे बोलना और लिखना कुछ भी नहीं आता था। वह संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा बोलता था। संकेतों मतलब इशारे में अपनी बात को कहता था और मनुष्य इस सांकेतिक भाषा को समझ भी लेते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने सोचा कि अब हमें केवल इशारों में ही बात नहीं करना है, अब हमें कुछ बोलना भी चाहिए। तो उन्होंने अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालनी शुरू की और उन्हीं ध्वनियों को मौखिक भाषा कहा गया। फिर चलते चलते उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ लिखना भी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह समझ सके कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो उन लोगों ने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए और जब चिन्ह बनाए तो उन्हीं चिन्हों से लिखित भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार वह अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सबसे पहले हमारी सांकेतिक भाषा आई, इसके बाद में मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। सबसे पहले भाषा की परिभाषा देखिए। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। देखिए बच्चों, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्यों को मिलाकर भाषा बनती है। तो यही भाषा की परिभाषा है कि बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जिसके अंतर्गत बोलना और सुनना आता है। फिर लिखित भाषा, जिसके अंतर्गत लिखना और पढ़ना आता है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा, रेडियो और टेलीविज़न इत्यादि बहुत सारी भाषाएं आती हैं। और लिखित भाषा के अंतर्गत क्या है? जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, तार, पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कुछ भारतीय और विदेशी भाषाएं इस प्रकार हैं। भारतीय भाषाएं जैसे केरल में कौन सी
भाषा बोली जाती है मलयालम, बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, मध्य प्रदेश में हिंदी, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया। और विदेशी भाषाएं कौन सी हैं? जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, कोरिया में कोरियन, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, श्रीलंका में सिंधी और फ्रांस में फ्रांसीसी। तो इस प्रकार थोड़ा हिंदी दिवस के बारे में भी जानिए। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को सीखने का उचित क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम सु, बो, प, ली पहला वर्ड बोलकर याद कर सकते हैं क्रम से। चलिए अब देखते हैं बोली किसे कहते हैं। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है तो उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा किसी एक क्षेत्र तक ही वह सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं। और लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इस प्रकार भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ढंग मतलब तरीका, शैली कि यह तरीका क्या है। लिपि मतलब चिन्ह, लिखने का जो चिन्ह है वही लिपि कहलाती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम हैं, जैसे पंजाबी भाषा की लिपि, गुरमुखी, उर्दू की, फारसी, बांग्ला की बांग्ला, तमिल की तमिल, अंग्रेजी और जर्मन की रोमन, हिंदी, संस्कृत और मराठी की देवनागरी, नेपाली और राजस्थानी की देवनागरी। 5 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि एक है, देवनागरी। अब चलिए हम लोग व्याकरण के बारे में समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, व्याकरण जो होता है, व्याकरण का अर्थ होता है नियम। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान जो होता है हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। इसकी परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, घोड़ा दौड़ रही है, तो यह हमें व्याकरण ही बताता है कि पुल्लिंग के साथ रहा है का प्रयोग होगा, तो शुद्ध वाक्य होगा घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार अशुद्ध है, मैंने यह काम नहीं करना है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे यह काम नहीं करना है। विराट खेलता है क्रिकेट, इसको सही क्रम में करके शुद्ध वाक्य में हम क्या बोलेंगे? विराट क्रिकेट खेलता है। इसके बाद हम लोग वर्ण विचार को समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में ही लिखते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार फूलों की मालाएं होती हैं जिसमें हम क्रम से और व्यवस्थित करके फूलों को लगाते हैं, उसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक।
अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसमें अ से लेकर औ तक स्वर है और आ से लेकर औ तक 10 जो है ये हमारी मात्रा है। अ जो है ये स्वर के अंतर्गत आएगी और अ जो है वह ध्वनि है। इसको हम मात्रा में नहीं गिनते हैं। मात्रा को आ से लेकर औ तक ही गिनते हैं। स्वर के जो प्रकार हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। अ, ई, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं। इसमें सभी बड़ी मात्राएं आ जाएंगी, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। ओ लिखकर एस आकार का जो चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब कि ओ को हमें देर तक पढ़ना है। ओम। इसको प्लुत स्वर का प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे म हलंत प्लस अ मिलकर बना म। व्यंजन 33 होते हैं। क से लेकर म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 4 मूल संयुक्ताक्षर होते हैं: छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसका मतलब कि ये जो संयुक्ताक्षर होते हैं, इसमें पहले से ही 2 वर्ण मिले होते हैं, तब जाकर नए वर्ण बनते हैं। जैसे छ किससे मिलकर बना है? क हलंत प्लस मूर्धन्य स प्लस अ। त्र किससे मिलकर बना है? त हलंत प्लस र प्लस अ। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज हलंत प्लस इय प्लस अ। स्र किससे मिलकर बना है? तालव्य स प्लस र प्लस अ। इस प्रकार अब हम देखेंगे कि र के कितने रूप होते हैं। जब र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो उसके ऊपर रेफ र के रूप में लगता है, जैसे शर्म। तालव्य श हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म अ प्लस अ। तो र जो है रेफ र की मात्रा है, इसलिए र के नीचे हलंत लगाने के बाद हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। म लिखकर हलंत लिखकर प्लस अ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा शब्द बन जाएगा शर्म। दूसरा क्या है? र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं। पदेन र का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया जाता है, जैसे क्रम। क्रम को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ क्रम हो जाएगा। तो पहले वर्ण के साथ ही हम इस पदेन र का प्रयोग करते हैं। पदेन र 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है क्रम, पहले वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा खींची होती है। और दूसरा होता है जैसे राष्ट्र, जो भी वर्ण होता है उसके नीचे 2 तिरछी रेखाएं खींची होती हैं। जैसे राष्ट्र में र हलंत प्लस आ प्लस मूर्धन्य स हलंत प्लस ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, राष्ट्र। अब री की मात्रा का प्रयोग भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे गृह, मृग, श्रृंगार आदि।
श्रृंगार में री की मात्रा होती है, स्र में री की मात्रा। अब हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि अ सभी व्यंजन में मिला होता है। अ से लेकर अ तक 11 स्वर है और अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ से अ तक 10 मात्रा है और इधर शब्द बने हुए हैं, जैसे कमल, काजल, किताब, मील, पुल, फूल, कृपा, केला, थैला, शोर, कौआ। अब हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे राजा, राजा को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इसमें 4 वर्ण आएंगे। र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ मिलकर बना राजा। आगत ध्वनियाँ क्या हैं? समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों को ग्रहण किया। शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आ के ऊपर अर्धचंद्राकार जो चिन्ह बना हुआ है, इसका उच्चारण हम आ और ओ के बीच का करेंगे। ओ अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए ओ ध्वनि को ग्रहण किया गया है। जैसे फ्रॉक, बॉल, चौक आदि। ज और फ यह अरबी तथा फारसी का शब्द है, जैसे जहर, फिक्र आदि। इसका उच्चारण हम कठिनाई के साथ करते हैं। हलंत एक तिरछी रेखा होती है। हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे स हलंत आदि। सिरोरेखा क्या होता है? हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जब हम स्वरों का उच्चारण केवल मुख से करते हैं तो वह अनुस्वार कहलाता है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे पंख, पंख हम अनुस्वार की तरह लिखते हैं और अगर इसे पंचमाक्षर में लिखेंगे तो क वर्ग का जो 5वां अक्षर है अंग, इसका प्रयोग करेंगे। अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे ऊंट आदि। विसर्ग किसे कहते हैं? किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण अह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। और जो हलंत होता है स्वरों के नीचे नहीं लगाया जाता बल्कि स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया भाषा, व्याकरण और वर्ण विच्छेद करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अच्छे से पढ़ें, देखें और समझें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।